नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म बिस टारगेट एकेडमी में। आज की हमारी हिस्ट्री की ये शायद 5 छठी 7वीं क्लास होगी, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं चंद्रवंश का जो 57वां राजा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो प्रीवियस चंद्रवंश के जो राजा पढ़े थे उसमें हमने कल्याण चतुर्थ तक हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दीपचंद, और आज हम चंद्रवंश को समाप्त कर देंगे, जिसमें कि इसका प्रशासन भी आज हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं दीपचंद से। देखिए, कल्याण चंद्र चतुर का पुत्र था दीपचंद, और दीपचंद के टाइम पे क्या हुआ कि एक मोहन सिंह नाम का व्यक्ति था, ठीक है। और पहले ये देख लेते हैं, इसका एक दीवान था जिसका नाम था हर्षदेव जोशी। दीवान था हर्षदेव जोशी। अब ये हर्षदेव जो ये मोहन सिंह है, ये क्या करता है, दीपचंद को, हर्षदेव जोशी को, और जो दीपचंद का पुत्र होता है शिवचंद, ठीक है, शिवचंद, इनको क्या करता है, बंदी बना लेता है और कैद कर लेता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो किस किस को, हर्षदेव जोशी को, जो कि दीपचंद का दीवान होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हर्षदेव जोशी किसका दीवान था, तो दीपचंद का दीवान था। मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने किसको कैद करके रखा, तो दीपचंद नामक राजा को, जो कि चंद्रवंश का राजा था, और खुद गद्दी पर बैठ गया कौन, मोहन सिंह, ठीक है। गद्दी पर कौन बैठ गया, मोहन सिंह। इसी के टाइम पे दीपचंद के टाइम पे पानीपत का युद्ध हुआ। देखिए ये टाइम पीरियड कौन सा है, जब पानीपत का युद्ध हुआ था। ये है हरियाणा में पड़ता है पानीपत। ये हुआ था 1761 में। पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली। देखिए ये भारत है, यहाँ मराठा राज कर रहे थे, और ये पाकिस्तान, ये भारत का एरिया था, ये अफगानिस्तान। तो यहाँ से आया था यहाँ पे, ठीक है, ये पानीपत नामक जगह थी, यहाँ पे आया था अहमद शाह अब्दाली। किससे लड़ने के लिए, मराठाओं से लड़ने के लिए। और अपना राज्य कहाँ था, यहाँ। तो हमारे संबंध तो सिर्फ किससे थे, मुगलों से थे। यानी मतलब जो गढ़वाल में जो राजा होते थे उनके संबंध सिर्फ मुगलों से होते थे, यहाँ दिल्ली में जो बैठे होते थे दिल्ली में। तो इन्होंने, जो दीपचंद थे, उसने जो पानीपत का युद्ध था उसमें मुगलों का साथ दिया था। मुगलों को अपनी सेना भेजी थी। और कौन कौन लड़ रहे थे, मराठा किससे लड़ रहे थे, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान का शासक था, ये कब्जा करने आ रहा था। और जो मराठा थे, जो अहमद शाह अब्दाली था, उसका साथ दिया था मुगलों ने, ठीक है। तो मुगलों को अपनी सेना किसने भेजी थी, दीपचंद ने। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, दीपचंद ने किसको सेना भेजी, मुगलों को अपनी सेना भेजी, ठीक है। ये लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। कब, 1761 के पानीपत युद्ध में। किसके विरुद्ध, मराठाओं के विरुद्ध, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट हो गए। उसके बाद हर्षदेव जोशी को, इसका दीवान था, ये पॉइंट नोट कर लेना। उसका दीपचंद का बेटा था कौन, शिवचंद, ठीक है। उसी के टाइम पे किसने आक्रमण करा था, मोहन सिंह। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। जैसे मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने, ऐसे आप अपने पॉइंट खुद लिख लिया करें। मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने किस पर अटैक करा, ने आक्रमण करा, किस पर, दीपचंद पर, और कैद कर दिया किसको, दीपचंद और उसके परिवार वालों को, और हर्षदेव जोशी को, ठीक है। ये लिख लेना पूरा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट राजा आ जाता है आपका मोहनचंद। देखिए उसके बाद मोहनचंद राजा बनता है, जो कि गद्दी पर बैठता है 1777 से 2 साल तक, 1779 तक, ठीक है। यानी कि 2 साल तक ये राजा बनता है। और उसके बाद क्या करता है, हर्षदेव जोशी जो है 2 साल के बाद किसी को पत्र लिखता है, यानी कि अपने गुप्तचर के माध्यम से पत्र लिखता है। किसको, जो इस टाइम परमार वंश में जो राजा था, परमार वंश में मैंने बताया था ना, परमार वंश में राजा कौन था, इस टाइम ललित शाह था। परमार वंश में राजा था ललित शाह, इसको पत्र लिखता है, ठीक है। और ललित शाह के बेटे होते हैं 4। एक होता है आपका प्रद्युमन शाह, ठीक है, प्रद्युमन शाह होता है, प्रद्युमन शाह। दूसरा होता है जैकेट शाह, ठीक है, सबसे बड़ा जैकेट शाह होता है, फिर प्रद्युमन शाह, ठीक है, जैकेट शाह होता है, फिर पराक्रम शाह, और एक और होता है प्रीतम शाह, ठीक है। तो ये 4 बेटे होते हैं इसके। तो जो हर्षदेव जोशी है उसको पत्र लिखता है, किसको, ललित शाह को।
कि आप कहाँ पे आक्रमण करिए, अल्मोड़ा में आक्रमण करिए। तो किसको पत्र लिखता है? ललित शाह को। हर्षदेव जोशी पत्र लिखता है किसको? ललित शाह को, ठीक है। और अल्मोड़ा पर आक्रमण करने को आमंत्रित करता है। कि कौन करता है? हर्षदेव जोशी। उसके बाद राजा बना दिया जाता है। अब ये सब मिलके क्या करते हैं, देखिए ये तो ललित शाह तो कहाँ पे राज कर होता है? अपने गढ़वाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। ललित शाह लेकिन मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बड़ा बेटा जयगढ़ शाह पंवार वंश का राजा बनता है। और ये क्या करते हैं? प्रद्युमन शाह को कहाँ का राजा बना देते हैं? कुमाऊं का। तो प्रद्युमन शाह प्रद्युमन चंद के नाम से राजा बनता है, ठीक है। किसके नाम से? प्रद्युमन चंद के नाम से, प्रद्युमन चंद के नाम से। ये क्या होता है? ये खुश नहीं होता है किससे? कुमाऊं पे राज करने के लिए। इसका इसका लालच कहां पे था? कि मैं पंवार वंश का राजा बनूं यहाँ के लिए। तो नेक्स्ट राजा देख लेते हैं अभी प्रद्युमन चंद के बारे में। देखिए उसके बाद प्रद्युमन चंद्र यहाँ पर 7 साल तक राज करता है, कम से कम 7 साल तक यहाँ पर राज करता है और कुमाऊं का शासक बना रहता है। लेकिन ये उसके बाद कहाँ चला जाता है? गढ़वाल। मैंने बताया था ना कि ये अपनी मतलब कुमाऊं में राज करने से खुश नहीं था। ये क्या चाहता था? पंवार वंश में राज करना, यानी कि श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे राज करना चाहता? श्रीनगर। श्रीनगर में उस टाइम कौन था? जयगढ़ शाह, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम पंवार वंश में कि वहां पे क्या कहानी चल रही थी। वहां पे षड्यंत्र रचे जा रहे थे जयगढ़ शाह के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कुमाऊं का शासक बनता है 1786 में, ये गढ़वाल लौट जाता है। अब क्या होता है? जो ये अपना प्रतिनिधि, मतलब ये राजा नहीं बनाता हर्षदेव जोशी को, ये अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके वहां चला जाता है गढ़वाल में। और वहां जैकेट साकी उस टाइम ये सुसाइड कर लेता है जब ये उस पर अटैक करने जाता है ना, भाई भाई पे अटैक करने चला जाता है। तो जो प्रद्युमन शाह है वो जैकेट शाह पर अटैक करने जाता है, तो ये बेचारा सुसाइड कर लेता है डर के मारे। तो उसके बाद ये ऐसा राजा था प्रद्युमन शाह जो दोनों जगह शासन किया जिसने, यानी कि कुमाऊं में भी किया और गढ़वाल में भी किया। कुमाऊं में इसने अपना प्रतिनिधि रखा था हर्षदेव जोशी, जबकि इसको राजा नहीं बनाया था इसने, इसको अपना प्रतिनिधि सौंप के रखा था। किसको? इसको अपना राज सौंप के रखा था प्रतिनिधि के रूप में। तो यहाँ पे जो शासन देख रहा था वो हर्षदेव जोशी देख रहा था। तो इसी टाइम पे क्या होता है? पालीग्राम का युद्ध होता है। अब यहाँ पे हर्षदेव जोशी, मैंने बताया था ना, जो मोहनचंद था वो फिर से आता है अपने भाई के साथ। इसके भाई का नाम होता है लाल सिंह, ठीक है। लाल सिंह के साथ आता है और जो इनका भाई होता है पराक्रम शाह, ये इनके षड्यंत्र रच रहे थे आपस में ही। ये जो प्रद्युमन शाह है ये इसके खिलाफ पंवार वंश में जयगढ़ शाह के खिलाफ जाता है। फिर पराक्रम शाह भी मतलब आपस में षड्यंत्र रचे होते। तो ये पराक्रम शाह है क्या करता है? मोहन सिंह का साथ देता है और हर्षदेव जोशी के खिलाफ ये पहले हर्षदेव जोशी को गद्दी से हटाते हैं, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी को गद्दी से हटाते हैं, लेकिन फिर क्या करता है हर्षदेव जोशी कुछ टाइम बाद मोहन सिंह की हत्या ही कर देता है सीधा। तो पालीग्राम युद्ध में कब होता है? 1786 में। सबसे पहले क्या करते हैं? मोहनचंद और इसका चाचा इसका भाई लाल सिंह और पराक्रम शाह क्या करते हैं? हर्षदेव जोशी को गद्दी से हटा देते हैं। जब इसको गद्दी से हटा देते हैं फिर हर्षदेव जोशी कुछ टाइम बाद वापस से रिटेलिएट करता है और क्या करता है? इसकी हत्या ही कर देता है। किसकी? मोहन सिंह की। इस बार इसको मार ही देता है, मोहन सिंह की हत्या कर देता है। हत्या कर देता है इसकी। और जब इसकी हत्या कर देता है तो इसका बेटे का नाम होता है महेंद्र। इसका बेटा होता है महेंद्र। अभी ये आगे आएगा इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ आपको। इसके बेटे का नाम होता है महेंद्र। और अभी एक मैंने बताया था कि जो दीपचंद था उसका बेटा था शिवचंद। अब क्या होता है? यहां तक हो गया। अब क्या होता है कि जो हर्षदेव जोशी है वो जो दीपचंद का बेटा होता है शिवचंद, उसको गद्दी पर बिठा देता है। तो यहां पर अब आता है नेक्स्ट राजा 60वां दीपचंद, ओ शिवचंद। शिवचंद गद्दी पर बैठता है 1786 में गद्दी पर बैठ जाता है और 1788 में गद्दी में बैठता है, ठीक है। इसको ढूंढ ढांड के लाते हैं और 1788 के आसपास 86 में युद्ध होता है। लेकिन उस टाइम ये वहां से चला जाता है कुछ, जब ये युद्ध चल रहे होते हैं तो ये छोड़ छाड़ के चला जाता है। लेकिन इसको फिर ढूंढ ढांड के लाते हैं और 1788 में इसको वापस से राजा बनाते हैं। अब इसके टाइम पे क्या होता है कि जो महेंद्र चंद होता है इसका बेटा, ठीक है। कौन? महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद क्या करता है?
महेंद्र चंद नहीं, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह क्या करता है, अटैक कर देता है किस पे, शिवचंद और हर्षदेव जोशी पर। किस पर अटैक करता है, आक्रमण करता है किस पर, देखो पॉइंट अपने आप बना लेना। आक्रमण करता है किस पर, हर्षदेव जोशी और शिवचंद पर। उसके बाद फिर से गद्दी अपना लेता है कौन, महेंद्र सिंह, और राजा बन जाता है महेंद्र चंद। ठीक है, नेक्स्ट राजा हो जाएगा आपका लास्ट, ये लास्ट राजा होता है यहाँ पे 61 का, महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद यहाँ पर राजा बन जाता है 1788 में, और ये कब तक रहता है, 1790 तक, यानी कि 1790 तक। 1790 तक राजा राज करता है। हरदेव जोशी क्या करता है, ये परेशान हो जाता है। अब इसको समझ में आती, ये बात अच्छे से समझ में आती है कि जब मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, तो ये क्या करता है कि भाई अब परेशान हो जाता है। उधर शासन कर रहा होता है प्रद्युम्न साहब, उसकी ज्यादा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है इधर, तो वो क्या करता है लास्ट में महेंद्र, ये हर्षदेव जोशी बुलाता है गोरखाओं को। और उस टाइम गोरखा बड़े पावरफुल हुआ करते थे। हर्षदेव जोशी किसको बुलाता है, गोरखाओं को। अब जब गोरखाओं को बुलाता है तो 1790 में पूरी तरह कब्जा कौन कर लेते हैं, गोरखा कर लेते हैं, पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं कौन, गोरखा। और किसका शासन आ जाता है, गोरखाओं का शासन। कहां पर, कुमाऊं में। हालांकि ये इसके एक साल बाद गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। वहां पर कौन होता है उस टाइम, प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह पर ये वहां पर आक्रमण करते हैं, प्रद्युम्न शाह पर, और क्या कर देते हैं, गढ़वाल पे भी कब्जा कर लेते हैं। लेकिन प्रद्युम्न शाह इनसे संधि कर लेता है, कुछ पैसे देकर इनसे संधि कर लेता है, और गढ़वाल छोड़ने को लोग बोलता था कि हम आपको कर दे देंगे। तो फिर वही गढ़वाल वाला रीजन छोड़ देते हैं और कुमाऊं पे ही शासन करते हैं। लेकिन ये 1803 में वापस ये कहां पर आक्रमण करते हैं, पवार वंश के प्रद्युम्न शाह पर, और 1804 में प्रद्युम्न शाह की हत्या करके टोटल गोरखाओं का राज हो जाता है। और उसके बाद फिर ये कहानी चलती है 10 से 15 साल, यानी कि 1815 में जाके अंग्रेजों को बुलाया जाता है, किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा, जो कि प्रद्युम्न शाह का बेटा होता है। तो ये कहानी चलती रहेगी ऐसे। उससे पहले हम पढ़ेंगे इसका जो चंद्रवंश का जो प्रशासन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले चंद्रवंश का प्रशासन। तो ये टोटल 61 राजा हुए। कहां से कहां तक, ये हुए आपके 700 ईस्वी से लेके, और ये कब, 1791 तक। ये जो हमने इसका काल पढ़ा, तो इसमें ये टोटल 61 राजा हुए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस किया। ये क्रैश कोर्स है, मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब पढ़ते हैं चंद्रवंश का प्रशासन। अब इनका जो प्रशासन था, देखिए सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, उसके नीचे दीवान होता था और मंत्री होता था। दीवान अपने रक्षा संबंधित कार्यों को देखता था, जैसे हर्षदेव जोशी हो गया, ठीक है, रक्षा संबंधित कार्यों को देखता था, ठीक है, रक्षा संबंधित कार्यों को देखता था। ये बाकी राजस्व संबंधित बाकी चीजें देखते थे। अब ये तो हो गया इनका। अब जो इनमें पद हुआ करते थे, जैसे मतलब ऊपर से नीचे तक, कि जैसे सबसे ऊपर क्या हो गया, राज्य हो गया, ठीक है, मतलब जो इनका एरिया था, टेरिटरी थी, वो कैसे बटी हुई थी। मतलब जैसे ये कोई जिस एरिया पे ये राज कर रहे थे, जिस एरिया पे प्रशासन कर रहे थे, वो एरिया कैसे बटा हुआ था। सबसे ऊपर होता था राज्य, जो राजा के अंडर में होता था। ये किसके अंडर में होता था, राजा के अंडर में, ठीक है। उसके बाद मंडल, ये राजा और मंत्री दोनों के अंडर में होता था, ठीक है, राजा और मंत्री ये दोनों के अंडर में, ये दोनों देखते थे। उसके बाद देश, देश जो होता था वो होता था आपका, देश के नीचे होता परगना, ठीक है, ये मंत्री देखते थे देश भी, ठीक है, इसके नीचे होते थे परगने। तो परगने का जो शासक जो देखता था इसको, ये होता था सीकदार। ये एग्जाम में पूछा भी है शायद, सीकदार। उसके बाद नीचे गर्क होता था, उसके नीचे ऐसे होता है जैसे अभी उत्तराखंड राज्य है, फिर उसके नीचे मंडल, फिर उसके बाद नीचे जिले, फिर ब्लॉक, फिर गांव, ऐसे इस टाइप से बटा हुआ था। गर्क, नेगी, इसका कौन होता था, नेगी होता था, क्या, प्रशासक, मतलब उसको देखभाल करने वाला। गांव का होता था सयाना, ठीक है, सयाना जैसे आज के टाइम पे प्रधान है, ठीक है, उस टाइम सयाना हुआ करता था। और इस टाइम 3 तरीके की कचेरियां थी, न्योवाली, बिस्टाली और पंचवीसी। तो ये 3 टाइप की इस टाइम कचेरियां थी, जिसमें सैनिक संबंधित मामले, जनता के संबंधित मामले,
इस तरीके से मामले सुलझाए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ राज्य का प्रशासन था। उसके बाद देख लेते हैं जो इसमें अन्य पद, जो कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं वो देख लेते हैं। तो उस टाइम जो भूमि पैमाने थे वो कौन कौन से थे? नाली थी, भूमि को किस चीज से मापते थे? नाली थी, ज्यूली थी, बिसा थी, पालो और मसा। ठीक है, ये हाल ही में एग्जाम में भी पूछा गया था। कौन सा? ज्यूली क्या है? ज्यूली एक भूमि पैमाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चंदों के समय में किस किस तरीके के कर लगते थे। एक्चुअली चंदों के समय में 36 तरीके के कर लगते थे, जिन्हें छत्तीसी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे लिख लेना 36 तरीके के कर लगते थे। देखिए वीडियो पॉज हो गई थी और वीडियो एंड हो गई थी, तो इसको दोबारा देख लीजिए। 36 तरीके के कर हुआ करते थे, जिन्हें कहते थे छत्तीसी। ठीक है, सिरती कर नगद कर हुआ करता था। सिरती कर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सिरती कर नगद कर होता था। डाला कर अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। मौकर परिवार वालों से लिया जाने वाला कर था। तान कर जो सूती और ऊनी वस्त्र बुनते थे उनसे लिया जाने वाला कर था। नियवाली न्याय पाने के लिए लिया जाने वाला कर था। कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। रोता दिवाले जो उनके खुद के देवी देवता थे उनके नाम पर लिया जाता था। देखिए कर मतलब कि अब जब राजा शासन करेगा किसी एक टेरिटरी के ऊपर, यानी कि किसी एक क्षेत्र के ऊपर, तो वो जनता के ऊपर शासन कर रहा है। अब जनता के ऊपर शासन कर रहा है तो वहां की जो सुविधाएं हैं वो कौन देखेगा? इनके अंडर में रहेंगे। तो इस सुविधाएं देने के लिए क्या होना चाहिए? उनके पास इनकम होनी चाहिए। अब इनकम का कोई सोर्स तो था नहीं, पहले वो कर लगाते थे। ठीक है, अदर कोई सोर्स तो था नहीं, तो ये लोग कर लगाते थे और कर भी बहुत तरीके के कर लगाते थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने चंद्रवंश को पढ़ा 1700 ईस्वी से लेके 1790 तक। उसके बाद हम पवार वंश स्टार्ट कर देंगे जो कि 700 ईस्वी से लेके, पहले हम उसको 1803 तक पढ़ेंगे, 1804 तक। उसके बाद गोरखा आ जाएंगे 1815 तक, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फिर 1815 से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सुदर्शन शाह कंटिन्यू चलेगा। सुदर्शन शाह के बाद 1949 तक मानवेंद्र शाह तक। उसके बाद पढ़ेंगे हम गोरखा शासन। ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें गोरखा का शासन था। उसके बाद हम ब्रिटिश शासन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करके फिर हमारे राज्य आंदोलन शुरू। इस तरह से हमारी हिस्ट्री रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में जय हिंद।